हेलो दोस्तों, क्या भारत की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स गुरुकुल को वापस बनाया जा सकता है? क्या आप ऐसे स्कूल को इमेजिन कर सकते हो जहाँ कोई एग्जाम नहीं होते थे? क्या गुरुकुल को वापस लाने से भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए? और क्या गुरुकुल को दोबारा लाना पॉसिबल भी है? ये सब आज के टाइम पे काफी इम्पॉसिबल लगता है, पर मैं आपको बता दूं ये सब कुछ पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपको ये जानना हो कि आखिर लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है, बच्चे आखिर किसी चीज को सीखते कैसे। लर्निंग 3 टाइप की होती है दोस्तों। सबसे पहले बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं, जैसे कि मदर टंग, चलना, साइकिल चलाना, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इस टाइप की लर्निंग को इनफॉर्मल लर्निंग बोलते हैं। इसके बाद धीरे धीरे बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तो उसके लिए आसपास का एनवायरनमेंट काफी नहीं होता, इसके लिए उन्हें स्कूल्स में भेजा जाता है। गुरुकुल भी एक तरीके का स्कूल ही था दोस्तों, पर इसमें काफी सारी चीजें अलग थी जो इसे खास बनाती थी। गुरुकुल 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, जिसका मतलब होता है गुरु का घर। बच्चे अपना घर छोड़कर गुरु के घर जाते थे और वहाँ पर रह के नॉलेज गेन करते थे। इसके बदले में वो गुरु के घर का जो भी काम रहता था उसे करने में उनकी हेल्प करते थे। और कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि गुरु इसके बदले में कोई फीस नहीं लेते थे। ये सारी की सारी एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती थी। अब आपके मन में ये जरूर आया होगा कि आखिर गुरुकुल का खर्चा कैसे चलता। इसके लिए आसपास के लोग गुरुकुल को दान देते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी पवित्र माना जाता था। अब बात आती है कि गुरुकुल में आखिर पढ़ाते कैसे। तो गुरुकुल में सब कुछ ओरली पढ़ाया जाता था। ओरली पढ़ाने का मतलब ये नहीं बच्चे कुछ लिखना नहीं जानते थे, बच्चों को लिखना भी सिखाया जाता था। पढ़ाने के 3 स्टेप्स होते थे। पहला था श्रवण, मतलब कि सुनना। इसमें लेसन्स को ध्यान से सुना जाता था। दूसरा था मनना, मतलब कि जो भी बताया गया उसे एनालाइज करना। ये लर्निंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। तीसरा स्टेप था निध्यासन, मतलब कि आपको जो भी सिखाया पढ़ाया गया वो अपने रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसे बताया जाता था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर सब कुछ ओरली ही था तो बच्चे एग्जाम्स के टाइम पे रिवीजन कैसे करते थे, कि आखिर बच्चों की असेसमेंट कैसे होती थी, ये कैसे पता चलता था कि कौन सा बच्चा फेल हुआ और कौन सा बच्चा पास। बच्चों की रैंकिंग कैसे डिसाइड होती थी। आपको 3 इडियट्स का वो सीन जरूर याद होगा दोस्तों। पर गुरुकुल में सबकी अपनी अलग रेस होती थी, सबको उनकी एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग चीजें सिखाई जाती। और सबसे बड़ी बात तो ये थी दोस्तों कि गुरुकुल में गुरु और शिष्य दोनों इक्वल थे, कोई भी छोटा बड़ा नहीं था दोस्तों। तो किसी सवाल के जवाब तक दोनों ही रीजनिंग और क्वेश्चनिंग मेथड का यूज करके साथ साथ पहुंचते थे। तो सारी लर्निंग रियल टाइम में होती थी। अब आप ये बोलोगे कि ये सब तो ठीक है, पर गुरुकुल में आखिर पढ़ाते क्या थे, गुरुकुल का सिलेबस क्या था। तो गुरुकुल का एजुकेशन सिस्टम वेद और उपनिषद पे बेस्ड था। बच्चों को रिलीजन, स्क्रिप्चर्स, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, वारफेयर और स्टेट क्राफ्ट्स की भी नॉलेज दी जाती है। इसके साथ साथ कुछ कॉमन बीमारियां जैसे फीवर, कफ, बाल झड़ना और सांप के काटने जैसी बीमारियों का इलाज भी सिखाया जाता था। वहीं लड़कियों को डांस और म्यूजिक की नॉलेज भी दी जाती थी। गुरुकुल की एजुकेशन खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे, जो कि एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट था। गुरुकुल में पढ़ने के बाद बच्चों के हायर स्टडीज के लिए काफी सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, जिसमें से नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला का नाम आपने जरूर सुना होगा। अकेले नालंदा में करीब 10,000 स्टूडेंट सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि चाइना, कोरिया और जापान जैसे देशों से आते थे और यहाँ आकर आर्किटेक्चर, आर्ट, पेंटिंग, लॉजिक, मैथमेटिक्स से अलावा मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेते थे। इन यूनिवर्सिटीज की कुछ अचीवमेंट्स की बात की जाए तो आर्यभट्ट की पाई और बेसिक ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन वर्ल्ड फेमस है। आर्यभट्ट की 5th सेंचुरी मैथमेटिक्स इतनी फेमस थी कि उसे बाद में अरेबिक में ट्रांसलेट भी किया गया। करीब 7th सेंचुरी में स्वानजांग और यीजिंग जैसे चाइनीज स्कॉलर्स भारत में आए थे और उन्होंने इन इंस्टीट्यूट्स में ट्रैवल किया और इसके बारे में अपनी बुक द सिल्क रोड जर्नी में स्वानजांग ने डिस्क्राइब किया। 10वीं सदी में भारत के स्कॉलर धर्मदेव भी चाइना गए थे और वहाँ के नंबर ऑफ टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया था और ये भी नालंदा से बिलोंग करते थे। पर इतने लंबे टाइम पीरियड के सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम का फाइनली डिक्लाइन शुरू होता है 12th सेंचुरी में, जब मोहम्मद बख्तियार खिलजी भारत में इन्वेट करता है और नालंदा को जला देता है। इसके बाद जितने भी रूलर्स आए दोस्तों, उन्होंने नालंदा को कभी रिडेवलप नहीं किया और उसके फंडिंग भी बंद कर दी, जिससे कि ये इंस्टीट्यूट जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते थे बिना फंडिंग में सर्वाइव नहीं करते। इन यूनिवर्सिटीज के डिक्लाइन के बाद गुरुकुल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, गुरुकुल्स फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते थे तो बिना डोनेशंस के ये भी सर्वाइव नहीं कर सकते थे। और उस टाइम पे टैक्सेस इतने हाई कर दिए गए थे जिससे गुरुकुल के डोनेशन काफी भारी गिरावट। अंग्रेजों के आने से पहले ही भारत में हायर एजुकेशन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिसके बाद अंग्रेजों की पॉलिसीज ने बचा कुचा काम कर दिया। अंग्रेजों को भारत में उनके सरकारी काम के लिए इंग्लिश स्पीकिंग लोग चाहिए थे। इसके लिए उन्होंने भारत में इंग्लिश स्कूल खोलना चालू कर दिया, जो कि फ्री नहीं थी। तो इसमें सिर्फ वही लोग पढ़ सकते थे जिनके पास पैसे थे। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा दोस्तों कि लिटरेसी रेट काफी कम हो गया। इसके बाद 1813 में चार्टर एक्ट को इम्पोज किया गया, जिससे कि इंग्लिश को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बना दिया गया। ये बहुत बड़ी घटना थी दोस्तों। इसके बाद इंग्लिश की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए इंग्लिश मस्ट था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं
तो एंट्री होती है मिस्टर मैकॉले की, जो कि दिसंबर 1834 में कलकत्ता में आते हैं और भारत के सुप्रीम काउंसिल में 5 साल तक काम करते हैं। मैकॉले 2 फरवरी 1835 को एक बड़ा ही फेमस माइन्यूट ऑफ एजुकेशन को एड्रेस करते हैं, जिसमें उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की खराब हालत और डिक्रीजिंग लिटरेसी रेट को हाईलाइट किया था। ये उस टाइम की बात है दोस्तों, जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी पीक पर था। उस समय भारत में कोई वर्किंग यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से इनोवेशन ना के बराबर था और उसके कंपैरिजन में इंग्लिश एजुकेशन काफी आगे हो गया था, जिससे कि उस समय इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को एक बेटर एजुकेशन सिस्टम माना जाने लगा था और इसलिए भारत के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम रिप्लेस कर दिया। इस एजुकेशन सिस्टम में दोस्तों काफी सारे बदलाव थे, जैसे कि जो पहले रियल टाइम में लर्निंग होती थी अब उसे रटने वाली लर्निंग बना दिया गया था और अब तक से इसी एजुकेशन सिस्टम को कुछ छोटे मोटे इंप्रूवमेंट के साथ इसी तरीके से चलाया जा रहा है। अब वापस आते हैं अपने पहले सवाल पे कि क्या गुरुकुल को दोबारा से बनाया जा सकता है। तो हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल मुमकिन है। हम गुरुकुल की लर्निंग टेक्निक्स को अपने स्कूलिंग सिस्टम में बड़े ही आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत के स्कूल सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या क्या है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहली बात, भारत के स्कूल काफी महंगे हैं। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले करीब 40,000 इंस्टीट्यूट हैं। वहीं से कंपैरिजन बात करें तो यूएस में करीब 6,000 और चाइना जैसी लार्ज पॉपुलेशन में भी सिर्फ 4,000 ही है। इससे ये बात तो क्लियर है दोस्तों कि भारत में एजुकेशन काफी मुनाफे का बिजनेस बन चुका है। इसके अलावा हम भारत के कॉलेजेस की बात करें तो वो आज के मार्केट डिमांड के हिसाब से फिट नहीं बैठते दोस्तों, और अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको एक बहुत लंबी रेस का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें तो भारत के एजुकेशन सिस्टम काफी जनरलाइज्ड है, जिसमें आपको कोई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दी जाती दोस्तों। भारत में जॉब लगने के बाद इंटर्न्स को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनसे काम कराया जाता है। प्राइमरी एजुकेशन की बात करें दोस्तों तो वहाँ की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। सरकारी स्कूल्स में पीने का पानी और टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए तो 2021 की यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 11 लाख टीचर की पोजीशन खाली पड़ी हुई है, जिससे कि स्टूडेंट टीचर रेशियो काफी ज्यादा खराब है। भारत की बात की जाए तो ये रेशियो 32 है और वहीं पूरी दुनिया की एवरेज की बात की जाए तो 21 है। इस मामले में भारत की हालत काफी खराब है। तो अब आप भारत के एजुकेशन सिस्टम की कमियों को जानकर ये तो समझ गए होंगे हमें इम्प्रूवमेंट किसकी चीजों में करनी है। इसमें से पहली चीज है स्टूडेंट टीचर रेशियो को इम्प्रूव करना, जिससे बच्चों का टीचर से इंटरेक्शन काफी अच्छा हो सके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज हम गुरुकुल से सीख सकते हैं, प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल को लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड बनाया जाए, जिससे बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग बचपन से ही अच्छी हो। स्कूल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, ना कि रटने पे ज्यादा टाइम बर्बाद करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो है एजुकेशन को फ्री करना। ये करना इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इसे ऑलरेडी यूरोप की कई कंट्रीज इंप्लीमेंट कर चुके हैं। जैसे स्वीडन जैसी छोटी सी कंट्री में भी एजुकेशन फ्री है। अब इसे इम्प्लीमेंट करने में हमें काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अब मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो काफी खराब है और साथ ही साथ करीब 11 लाख टीचर्स की पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है। तो अच्छे टीचर से इन गैप को फिल करना एक बहुत बड़ा काम है दोस्तों। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इतने सारे स्कूल और कॉलेजेस को फ्री करना एक बहुत बड़ा टास्क। पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट कोई कदम नहीं उठाया। साल 2002 में एलिमेंट्री स्कूल को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। साथ ही 2009 में राइट टू एजुकेशन पॉलिसी ला 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी किया गया। और अभी रिसेंटली 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफी मेजर चेंजेस किए गए। इस पॉलिसी में इतने सारे चेंजेस किए गए, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है दोस्तों। इस पॉलिसी की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है दोस्तों कि अब इसमें एग्जाम्स काफी कम कर दिए गए हैं, जैसे कि 2nd, 5th और 8th क्लास में सिर्फ एग्जाम्स कराए जाएंगे। इस पॉलिसी से लर्निंग टेक्निक्स को तो इम्प्रूव किया गया है दोस्तों, लेकिन अभी भी टीचर्स की कमी और इतना अनअफोर्डेबल एजुकेशन का प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ है दोस्तों, जिसके लिए अभी भी काफी काम करना बाकी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करके इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है दोस्तों। इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके ही हम गुरुकुल जैसा एक एजुकेशन सिस्टम दोबारा से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। गुरुकुल जैसा एजुकेशन सिस्टम दोबारा स्टैब्लिश करने के बारे में आपकी जो भी राय है दोस्तों, आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे, इसे सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।